वो किसान आज 64% के लिए यहाँ रोड पर बैठा हुआ है। जो 3 गांव हैं, इन तीनों गांवों में आज तक प्लॉट नहीं लगे हैं। क्यों नहीं लगे? अथॉरिटी में किसान जाता है, बोले भी आपका तो एसआईटी की जांच में, जब तक इसका समाधान नहीं होगा आपका प्लॉट नहीं लगेगा। 64.7% मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अजगर के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे यमुना प्राधिकरण के किसान। 10 गांव के किसान भाकियू अजगर के साथ धरने पर। अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर यमुना प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन। धनकौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के सालारपुर अंडरपास के नजदीक जिले के किसानों की अतिरिक्त मुआवजा समेत कई अहम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अजगर के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं, जिनके साथ क्षेत्र के किसान करीब 10 गांव के भी हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। मंगलवार को किसानों से वार्ता करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। जिले के किसानों को पिछले करीब 15 वर्षों से यमुना प्राधिकरण द्वारा 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और प्लाट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से किसान पिछले कई वर्षों से धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उसी को देखते हुए सोमवार से भारतीय किसान यूनियन अजगर के कई जिलों के पदाधिकारी और क्षेत्रीय किसान यमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। देखो, हमारे बीच में शासन और प्रशासन के लोग भी हमारी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बहुत देर से पहुंचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी किसान हैं, किसान बहुत सब्र के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आए और किसानों के बीच में ही जो भी बात आपको रखनी है, जो किसानों के लिए आप लेकर के आए हैं, जो वार्ता करनी है, हम आपको आमंत्रित करते हैं। इस मंच पर आपका स्वागत है। सपा सरकार में माननीय राजेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और उस कमेटी के ने निर्णय लिया कि यमुना विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जितने भी किसान और जितने भी गांव आते हैं उन सभी को 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाना तय हुआ। और 29 अगस्त 2014 के उस आदेश के अनुपालन में वो बंटना भी शुरू हुआ और वो बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ 8-10 गांव ऐसे हैं जिनको वो 64% आज 9 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो 9 साल बीत गए, जो पैसा 9 साल पहले मिलना था, जो पैसा आज मिलेगा, क्या किसान का भरपाया अथॉरिटी सरकार कर देगी इस बात का कि 9 साल बीत गए और आज तक पैसा नहीं मिला? जिन किसानों को 9 साल पहले मुआवजा मिल गया, उन किसानों ने पास ही में जेवर एयरपोर्ट में जमीन ली और उस जमीन का मुआवजा उठाया और फिर दोबारा वहां जमीन ले ली और वो जमीन फिर दोबारा से तीसरी बार मुआवजा उठने के कगार पे है। दूसरे चरण में ले ली, तीसरे चरण में ले ली। जितना नुकसान 64% के रूप में इन 8-10 गांवों का हुआ है, क्या इसका भरपाया करने का कोई प्रावधान प्राधिकरण शासन के पास है? तो हमें अवगत कराएं। हमारी मांग 64% की नहीं है, अब हमारी मांग ब्याज सहित 64% की है। हमारी मांग 10% जो विकसित भूखंड है, जिसकी परिभाषा भी विकसित भूखंड है, इसको परिभाषा को थोड़ा समझना पड़ेगा। विकसित भूखंड मतलब जो विकसित करके हमें प्राधिकरण देगा, लेकिन उसमें डेवलपमेंट चार्ज, विकास शुल्क और दंड शुल्क लगा करके 5-6 हजार रुपए मीटर का वो खर्चा बना रखा है प्राधिकरण ने। ये किसान के हाथ से तो बिकी जाना है। ये मानसिकता ऐसी हो गई है लोगों की कि किसानों के हाथ से प्लॉट चला जाए। ऐसी प्राधिकरण द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे किसान सीधा प्रभावित होता है। 120 मीटर का मिनिमम प्लॉट था जो खत्म करके 40 मीटर कर दिया है। किसान के विपक्ष में कोई निर्णय प्राधिकरण को लेना होता है तो वो अपने आप बोर्ड मीटिंग कर लेते हैं, अपने आप सारा प्रस्ताव पास कर लेते हैं। और अगर किसान को कोई अधिकार चाहिए
तो उसके लिए हमें सलाह दी जाती है कि हमने एजेंडा बना के शासन के लिए भेज दिया है। जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो एजेंडा बन के शासन को जाता है, और जब हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है तो फिर वो वहां पर शासन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बोर्ड मीटिंग हो जाती है और किसानों के विपक्ष में फैसले ले लिए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। हमारी मांग मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। 64% अतिरिक्त प्रतिकर एडिशनल कंपनसेशन ब्याज सहित और 10% प्लॉट है, डेवलपमेंट चार्ज एवं दंड शुल्क रहित प्लॉट, आबादी विस्तारण। आबादी के मामले में कई महीने बीत गए, लगातार वार्ताएं भी हो रही हैं, परंतु आबादी का निस्तारण नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने किसानों को भी बताना चाहता हूं, अगर मैं RTI डालूं तो यहाँ ऐसे ऐसे प्रकरण निकल के सामने आ जाएंगे जिनकी जमीन पे कभी कब्जा ही नहीं था, और उनकी बैकलीज तो बैकलीज, उनकी शिफ्टिंग भी हुई है। जो जमीन एक्सप्रेसवे में थी उस जमीन की शिफ्टिंग हुई है। मेरे पास पूरे सबूत हैं इस बात के, क्योंकि वो बाहर के लोग थे, वो अधिकारियों से मिलने वाले लोग थे, वो अधिकारियों के लोग थे जिनकी एक्सप्रेसवे में आने के बावजूद भी जिनकी शिफ्टिंग हो जाती है। और अगर किसान की मूल किसान की जमीन है तो शिफ्टिंग के नाम पर पिछले कई वर्षों से ये सुनते चले आ रहे हैं कि हमने यहाँ से करके शासन के लिए फाइल भेजी हुई है, और जब भी हम सुनते हैं तो हमारा जवाब यही मिलता है कि शासन से अभी अनुमति नहीं हुई है, शासन का अनुमोदन होगा तब इस समस्या का समाधान होगा। हम ये जानते हैं कि अगर आप इसको मन से किसान के हित में करना चाहते तो अब से पहले वो शासन से फाइल होके आ जाती। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो अथॉरिटी अपने पक्ष में, अपने लाभ में करने का कार्य करती है, और जब अपनी मर्जी होती है तभी बोर्ड मीटिंग भी हो जाती है और प्रस्ताव भी पास होकर शासन से आ जाता है रातों रात। एक नया और रवैया अथॉरिटी अपना रही है कि जो अब तक जो प्लॉट निकल रहे थे, जो आवासीय भूखंडों की योजना थी, वो योजना ड्रॉ के माध्यम से थी। जो इंडस्ट्री की योजना थी वो ड्रॉ के माध्यम से थी, लेकिन उसको बिड पे कर दिया कि जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको प्लॉट मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ज्यादा पैसा लगाने वालों को प्लॉट मिलेगा तो इस क्षेत्र के किसानों को क्या होगा? जिन्होंने जमीन दी, जिनकी जमीन से विकास हो रहा है, उनको तो अधिकार ही नहीं रह जाएगा उसमें भागीदारी करने का। अगर ड्रॉ के माध्यम से होता है तो कोई भी भरे, वो उसका भाग्य किसी को मिले। लेकिन अगर बिड के आधार पर होगा, जो पैसे ज्यादा देंगे तो किसान कहां से पैसा लाएगा? वो तो उद्योगपति पैसे लगाएंगे, जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग पैसे लगाएंगे और उन्हीं को प्लॉट मिलेंगे। उन किसानों को प्लॉट कहां मिलेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए अपनी जमीन का योगदान दिया। एक 3 गांव है हमारे यहाँ, 3 गांवों की चरखी बना रखी है SIT की जांच में। जगनपुर, अफजलपुर, अट्टा फतेहपुर और दनकौर देहात, जगनपुर, अफजलपुर और अट्टा फतेहपुर, तीनों गांवों की चरखी बना रखी है SIT में। भाई SIT की जांच कौन कर रहा है? AGM साहब, आपको शायद संज्ञान होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूं। जिन चकबंदी में जिन किसानों की जमीन, उसका जो पैसा था वो ग्राम समाज की जमीन पे लगा दिया और ये कह दिया कि ये ग्राम समाज की जमीन है, इस पर आपका अधिकार नहीं बनता। वो आपके ही तो अधिकारी थे जिन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर उस पर चक लगाया। ये किसानों ने अपनी मर्जी से चक लगाया, कलम आपकी चली, लेकिन चरखी बना रखी है किसानों की। जो 3 गांव हैं, इन तीनों गांवों में आज तक प्लॉट नहीं लगे हैं। क्यों नहीं लगे? अथॉरिटी में किसान जाता है, बोले जी आपका तो SIT की जांच में, जब तक इसका समाधान नहीं होगा आपका प्लॉट नहीं लगेगा। SIT की जांच आखिर करेगा कौन? हम करेंगे, आप करवाएंगे? हम इतने पीड़ित हैं, इतने शोषित हैं, हमारे अंदर इतनी पीड़ा का ज्वाला उभर रहा है कि हम आज यहाँ पर बैठे हैं और ये योजना आपको चाहे बुरी लग जाए, मैं इस बात को खुले मंच पे बोलता हूँ, प्रशासन की ये योजना होती है। आप चाहे फ्री बैठे हो या काम कर रहे हो ऑफिस में, लेकिन आपकी ये दायित्व बनता है, आपका अधिकार बनता है कि सबसे पहले अगर क्षेत्र में किसान कहीं बैठा है तो उसको जाकर सुने। परंतु ये योजनाबद्ध तरीके से होता है कि आप जब पहुंचते हैं, जब वहां 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं और किसान लौटने लगता है। किसान कमजोर हो जाए
किसान घर लौट जाए, हम लोग जब जाएंगे और इनको मारने का काम हम लोग करेंगे। दूसरी एक एलजीएम साहब सबसे बड़ी एक समस्या और है, जिन किसानों ने विकास में अपना योगदान देते हुए अपनी जमीन को प्राधिकरण को सौंप दिया, उन लोगों का तो 64% अब तक अटका पड़ा है। लेकिन जिन लोगों ने विकास में बाधक बने, जो लोग, जिन लोगों ने रोड़ा अटकाया और अपनी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं होने दिया, जिन लोगों ने अपनी जमीन को अपने कब्जे में रखा, उन लोगों के घर जा जाकर के प्राधिकरण ने 64% बांटने का काम किया है। लेकिन जिन किसानों ने विकास के नाम पर सहमति दे दी और जिन भोले वाले किसानों ने, जिनकी जमीन पर आज बिल्डरों की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, वो किसान आज 64% के लिए यहाँ रोड पर बैठा हुआ है। तो ये दोहरा मापदंड जो प्राधिकरण का किसानों के साथ हो रहा है, उसके ही विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ हम लोगों ने ये पंचायत रखी है। अब ऊपर से कौन सी चीज किस स्पीड से चल रही है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अब रही बात है कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, विधिवत पहुँचे, तो मैं ज्ञापन स्वीकार करते हुए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये आपकी बात पहुँचेगी और उस पर जो भी निर्णय उनको लेना है, प्राधिकरण को लेना है या कार्यवाही करनी है, उसके लिए हम फोन के माध्यम से भी उनको सूचित करेंगे। आप समझिए कि 9 साल छोटा समय नहीं होता। 9 साल आप तनख्वाह पाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपकी अगर सैलरी 9 साल तक रुक जाए तो आपको कितनी पीड़ा होगी, ये आप सोच के देखिए। जो हमारा अधिकार हमें मिलना है वो हमें अभी तक नहीं मिला। इसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जेपी को बोला, जेपी हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि इसको आर्बिट्रेशन तय करे। आर्बिट्रेशन जो होगा वो रिटायर करते हैं उसको। प्राधिकरण ने फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट चला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर पुनः आदेश दिया कि आर्बिट्रेशन तय करेगा। फिर दोबारा आर्बिट्रेशन तय हुआ, फिर आर्बिट्रेशन में 2 साल चला। आर्बिट्रेशन जेपी के पक्ष में होना तय था, क्योंकि प्राइवेट संस्था तो सारे हथकंडे अपनाने का काम करती है, सरकारी तो नहीं कर पाती है। उसके बाद में फिर कुछ बिल्डर चले गए सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रुक गया, 2 साल वहां रहा और लगभग 1 वर्ष से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो गया, उसके बावजूद भी नहीं मिला। लेकिन हम आपको अवगत करा दें अभी और आज ही, आने वाली 30 तारीख को भाई अगर आप सब लोग कहते हो आपके विश्वास पर, आने वाली 30 तारीख तक अगर कोई हमें ठोस निर्णय मिल जाए तो ठीक होना, हम हाईवे जाम करेंगे। आप बोलो तो कहो, अगर आप हम कहते हैं विश्वास के साथ, तो आने वाली 30 तारीख को हम हाईवे जाम करेंगे। हम उठेंगे तो हमें 64% पटना शुरू हो जाएगा। तारीख पे नहीं उठेंगे, पटना शुरू हो जाएगा। उठेंगे जब गांव में चेक पट मिलने लग जाएंगे ना, तब हम उठेंगे। तारीख लेके नहीं उठेंगे, 64% लेके उठेंगे। और आने वाली 30 तारीख को बताता हूँ मेरी माताएं बहनें, क्या ऐसा ही साथ हमें आने वाली 30 तारीख को मिलेगा आपका? बता दो भाई सभी लोग, तो आने वाली 30 तारीख को हाईवे जाम करेंगे। 9 साल से डटे हुए हैं आप लोग। आपको तो 1 मिनट में गुस्सा आ गया ना। ये तो हमारी हिम्मत है, किसानों की हिम्मत है, 9 साल से डटे हुए। ये कितने अहंकार में थे, आपकी बात को सुनने के लिए शहर ही तैयार नहीं है। अब जितने भी किसान है, आज ये घोषणा कर दो गांव-गांव जाकर अगली रणनीति क्या करनी है, या तो हमें जेल में भेजो या हमारा 64% बांटो। भाई से तो हद है। किसान को ठगने का काम कर रहे हैं, वैसे मान भी रहे हैं। अखाजी 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष में जू नहीं देना चाहिए, मान भी रहे, दे भी नहीं रहे। आश्वस्त ना करें, भले ये कोई भी सुविधाएं ना दें, लेकिन किसान इतना सक्षम है, वो अपने लिए अपनी सुविधाएं मुहैया करा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये। और फिर हम तो वो किसान है भाई, हमें तो धूप में बैठने की भी आदत है, बिना पंखा कूलर के भी बैठने की आदत है, हमें किसी सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मांग है कि हमें जो हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो मुख्य रूप से 64% की समस्या है, हमें तो केवल हमारी वो मांग है, हमें वो दे दो। हमें शासन प्रशासन से कोई सुविधा नहीं चाहिए, किसी भी सुविधा की हमें कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जीत का पहला कदम आज लग चुका है। ये आपकी जीत है कहीं ना कहीं कि पहली बार किसी धरने में किसी अधिकारी को बिगड़ ज्ञापन के जाना पड़ रहा है। ये आपकी पहली जीत है और आप जीतोगे, ये यकीन है मुझे। अब आगे भविष्य में अगर कोई ज्ञापन दिया जाएगा, जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा, इससे नीचे किसी भी अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो जो यहाँ आज इस धरने में
जो माताएं बहनें जो बुजुर्ग हमारे पहुंचे उन्हीं को धन्यवाद करता हूं। और माताएं जो हैं वो सुबह से परेशान हो रही हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सब निकल जाएं और आगे की रूपरेखा हम लोग बना के आपको बता देंगे। जैसे भी जरूरत होगी आपको भी गांव-गांव प्रचार करना है और हम लोगों को भी गांव-गांव प्रचार करना है। हमारे संगठन से जुड़े हुए और इस नौजवानों की आवाज को भी प्रमुखता से उठाने वाले हमारे ऐसे बड़े भाई जितेंद्र नागर जी अट्टा गांव से हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं आज इस पंचायत में विशेष रूप से उन्हें बुलाने के लिए इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि भाई वो हमारे अध्यक्ष जी को, जो उनके भाई भी हैं भाई हरवीर नागर जी को, हमेशा ये कह के उकसा देते कि भाई संगठन तो बन गया, अब कोई आंदोलन भी करोगे या अन्य लोगों की तरह ही रह जाओगे। तो जितेंद्र भाई देखो, अब हम लोगों ने ये बिगुल तो बजा दिया। हालांकि आप भी संगठन के लोग हैं, लेकिन अब तो मैं आपको एक किसान की हैसियत से कह रहा हूं, अब ये जिम्मेदारी, ये संगठन के लोग तो बस केवल आपके बीच में आके खड़ा हो सकते हैं। ये लड़ाई आपकी है, समस्या आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा। यदि आप लोग नहीं लड़े, यदि आप लोग मजबूती से नहीं बैठे, तो देखो संगठन चाहे कोई भी हो, मतलब या कोई भी अधिकारी हो, आप यदि आगे रहेंगे तो संगठन के लोग आपके साथ रहेंगे। अब आप इन सब बातों पे गौर करेंगे और आपने जैसा कि पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि भाई अन्य संगठनों के माध्यम से बहुत सारी पंचायतें हुई, लेकिन आज तक हुआ क्या? किसानों की सारी समस्याएं के जस की तस हैं, लेकिन उन पंचायतों से, उन आंदोलनों से यदि निकले हैं तो कोई नए संगठन निकले हैं, कोई नए नेता निकले हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र के किसान, इस क्षेत्र की जनता इन संगठनों पे भरोसा नहीं करती। और जो किसान संगठनों से जो लोगों का विश्वास उठा है, उसका यही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आज उस विश्वास को कायम बनाने के लिए और क्षेत्र के किसानों के उस विश्वास को फिर से जीतने के लिए आप लोगों ने इस लड़ाई का बिगुल बजाया है और इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम आप सब किसान भाई करेंगे। बिना किसानों के इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, नहीं जीता जा सकता। संगठन के लोग भले ही चाहे अन्य जिलों से, चाहे अन्य प्रदेशों से कितने भी लोग यहां आकर के बैठ जाएं, जब तक पीड़ित और प्रभावित किसान यहां नहीं होंगे। और मैं तो बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं मेरी मातृशक्ति का कि आज वो इतनी भारी मात्रा में यहां पहुंची है। और बताना चाहता हूं, जब मातृशक्ति कोई बात ठान लेती है तो भाई हो सकता है कि इन पुरुषों से कोई समस्या ऐसी रह जाती हो जो हल ना हो सके, लेकिन यदि मातृशक्ति यहां मौजूद है तो ऐसी कोई भी बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। और फिर एक बार सबसे अधिक ये बात और कहना चाहता हूं, जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं कि भाई रणनीति के तहत आप लोगों को भी यहां जमकर बैठना होगा। अधिकारियों के समक्ष ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई हम लोग केवल औपचारिकता के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग बिल्कुल तन मन धन से, और आज तो हम यहाँ बैठे हैं, यदि जरूरत पड़ी तो कल को हमारे बच्चे भी और अपने पशुओं को भी हम यहाँ जेपी का जो ये गोल कोर्स है इसमें बांधने का काम करेंगे, अपने पशुओं को भी यही बांधने का काम करेंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अभी मोटो जीपी, जो एक मोटरसाइकिलों की जो रेस होने जा रही है, उसके लिए भाई प्रशासन ने और यहाँ के प्रतिनिधियों ने सरकार से तो मंजूरी ले ली है और उन लोगों ने मतलब जो जेपी के जो मनाने का काम था उसको भी मना लिया है। भाई ये अंतरराष्ट्रीय रेस होने जा रही है और ये आपके पास एक ऐसा सुनहरा अवसर है, यदि आपने इस रेस को प्रभावित कर दिया, यदि आप लोग इस रेस को रोक करके खड़े हो गए, तो ये लोग आपके 64% को आपके घर जाकर देने का काम करेंगे। लेकिन अब लोहा गर्म है, बस आपको हथौड़े की अंतिम चोट मारनी है। अब इसी क्रम में मैं भाई जितेंद्र नागर जी से कहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। भाई जितेंद्र प्रधान जी। शुरू में जगनपुर में 2008-9 की बात है, उसमें करीबन 350-400 रुपये का मुआवजा रखाया और उसके बाद किसानों ने मेहनत करी, जब टिकैत गुट में ये सब तो मेहनत करी, तो उसके बाद मुआवजा 800 हुआ, 7% प्लॉट हुआ और उसके बाद बैग लीज भी हुई और भी बहुत से काम हुए। लेकिन अब कुछ 2-3 साल से लोगों के दिल में थोड़ा सा वहम सा हुआ कि भाई किसान संगठन काम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं।
संगठन कोई भी गलत नहीं है, संगठन सब सही है, लेकिन उसमें कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ को संगठनों को बदनाम करते हैं और वो अपना काम चलाते हैं। तो पहले से होता है, कोई अभी कोई नई बात नहीं है कि भाई संगठन में अच्छे बुरे लोग सब तरह के हो, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। और बात रही समस्या की, हमारी 64% तो है ही है। 64% के बाद सबसे ज़्यादा मामला है जो हमें 7% प्लॉट मिल रहे हैं। उसमें हमारे 2014 में प्लॉट लग गए हैं और प्लॉट लगने के बाद अब बहुत मोटी पेनल्टी उन पर उनने ठोक रखी है, जिनसे हम उन प्लॉट को वापसी नहीं ले पाएंगे, उनसे हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो मेरे संगठन वालों से भी मांग है कि उस प्लॉट पर लेट पेनल्टी को भी प्रमुखता से उठाया जाए। और बात रही पब्लिक को तो कम हो कहने को, सही बात तो यूँ है कि अब आए जो हम आकर घर चले गए वो घर जाके बात बनाएंगे, उन पर कुछ है कुछ भी ना, 4 आदमी बैठ के अपने सांझ को अपने घर को आ जाएंगे और फिर आगे इस तरह से होता रहेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो आदमी जितने भी यहाँ हैं अगर ये भी मजबूती से रहेंगे तो जो भी हमारी मांग है अपनी मांग में हम प्रमुखता से उन पैसों ले लेंगे, जबरदस्ती छीन लेंगे। और इसी वजह से उनने जो अथॉरिटी के अधिकारी है ये जांच जाना वजह इनने 4 बजे का टाइम दिया कि जो पब्लिक ढीली हो लेगी तो कम जाइए जाएगा, फिर हवा से निकल लेके जाएगा अपने घर का फॉर्मेलिटी से चले जाएगा। लेकिन अब के हमारे संगठन वाला ने मन में ढाल लिया है कि भाई जब तक या तो मरेंगे या लड़ेंगे कुछ ना कुछ लेके ही उठेंगे। तो भैया मैं सबसे कह रहा हूँ जो भी आदमी है तो लोग तो कह रही है अपने तन मन धन से और कैडे पड़े के लग जाओ, 100% का तुम 100% भी ले लोगे। धन्यवाद।